एक दिवसीय परीक्षा हेतु भारतीय संविधान का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद आज हम लोग बहुत सारे MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों का हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, कभी मैं जिक्र नहीं करता हूँ। मैं मौके पे एक PCS ऑफिसर हूँ, यूपी गवर्नमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 2018, 2020, 2023 मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैं समीक्षा अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ पहले, और SSC CGL की भी 2 नौकरियाँ मैंने की हैं। MCQ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि केवल सही विकल्प के साथ साथ हम लोग सभी विकल्पों पे अध्ययन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब एग्ज़ाम चल रहा होगा तो एलिमिनेशन मेथड से आप काफ़ी सवाल कर पाएंगे। इसे प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करें कि सभी विकल्पों पर ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कैबिनेट में वित्त मंत्री कौन था? ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। इसमें से आप देखेंगे तो बहुत आसान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम जानते हैं गृह मंत्रालय था उनके पास में। RK षणमुगम शेट्टी जी जो ये है, यही आपका सही विकल्प है। ये थे पहली सरकार में वित्त मंत्री थे। थोड़ा और देख लें तो अम्बेडकर जी कानून मंत्री हुआ करते थे, विधि मंत्री, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो सही विकल्प आपका क्या हो गया? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुगम शेट्टी जी। फिर भारत संविधान की विशेषता है कि यह किस प्रकार का दस्तावेज है? प्राय पूछा जाता है और काफ़ी सरल भी है। ये लचीला और कठोर का मिश्रण, पहला आंसर इसका सही हो गया। लचीला मतलब जिसमें आप आराम से संशोधन कर सकते हैं। लचीले का उदाहरण आप कैसे देख सकते हैं? जो बहुत लचीला संविधान हो, जैसे ब्रिटेन का है, वहाँ पे लिखित ही नहीं है, परंपरा से चलता है, परंपरा बदल दी, संविधान बदल गया, वहाँ पे बहुत आसान है। कठोर का अगर आप उदाहरण देखें तो कौन सा है? अमेरिका है, USA, बहुत कठोर संविधान है वहाँ का, उसको बदलना बहुत कठिन है। लेकिन भारत क्या है? मिक्सचर ऑफर करता है। कुछ चीज़ें बहुत आसानी से बदल सकती हैं, कुछ चीज़ें बहुत समय लगता है, जैसे 368 के अंदर जो होता है उसमें काफ़ी समय लगता है। आगे पढ़ेंगे। ये लचीला, कठोर और मौखिक तो बिल्कुल गलत है। प्रस्तावना में न्याय शब्द में क्या क्या शामिल है? अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आपको उसको पता होगा। न्याय यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस, वो आपका कैसा कैसा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसमें से देख लेंगे कौन सा उत्तर सही मिल रहा है। ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सही विकल्प आपका हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय में उसका ये अर्थ है। प्रथम कैबिनेट में कानून मंत्री कौन थे? अभी हमने पढ़ लिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर सरदार पटेल गृह मंत्री देख लिया हमने, और सूचना प्रसारण मंत्री भी हुआ करते थे। नेहरू जी विदेश मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और बाबू जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री हुआ करते थे। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता क्या है? देखेंगे तो देखते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली बिल्कुल नहीं है, तानाशाही प्रणाली नहीं है, सैन्य प्रणाली नहीं है, संसदीय प्रणाली का अपनाया जाना इसमें है, जिसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है और संसद होती है। राष्ट्रपति तो है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली अलग चीज़ है। वो कहाँ पे आप देख सकते हैं? अमेरिका पे, जहाँ राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भारत में राष्ट्रपति के पास नहीं है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है? स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। तो केवल विचार, नाम से गलत लग रहा है। केवल अभिव्यक्ति, ऐसा भी नहीं है। केवल उपासना, ये भी नहीं है। सरल सवाल है काफ़ी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 चीज़ों की स्वतंत्रता जो है, ये आपके संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है। यही इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारत का संघ कितने राज्यों, कितने संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। मौके पर भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ क्षेत्र हैं। अगर देखें 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, बहुत महत्वपूर्ण है ये, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद रखें, ये ही पूछ लिया जाता है कई बार। तब कितने राज्य थे? तब 14 राज्य थे। उसके बाद बनना शुरू हुए और अंतिम राज्य बना कौन सा? भारत का तेलंगाना। ये 29वां राज्य बना था। कब बना था? 2014 में। लेकिन उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा दिया था वो हमने हटा लिया, तो फिर से वापस में 28 राज्य भी भारत में, मौके पर 28 राज्य हैं। प्रथम कैबिनेट में कृषि मंत्री कौन थे?
जगजीवन राम, अभी हमने पढ़ा, ये श्रम देखते थे। राजेंद्र प्रसाद जी, यही आपका सही उत्तर हो गया, ये कृषि मंत्री थे प्रथम कैबिनेट में। उसके बाद राजगोपालाचारी जी, ये क्या हुआ थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जॉन मथाई शायद इंडस्ट्रीज के नेता थे, मंत्री थे। आपका सही उत्तर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की विशेषता है कि इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए क्या सही जवाब है। सही जवाब है 12 अनुसूचियां हैं। जब बना था तब कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, और उस समय अनुसूचियां थी कितनी, 8 जब बना था तब। और अभी मौके पे कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां मौके में हो गई हैं। सारी अनुसूचियां हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत आवश्यक है। प्रस्तावना को लेकर किस मामले में संविधान का अविभाज्य भाग माना गया, कब बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अब इसमें देखें तो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका सही उत्तर हो गया बेरुबड़ी मामला 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था, लेकिन ये सही नहीं है, माफ़ करिएगा। इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये इसमें बोला गया था। तो किसमें बोला गया कि है, तो उसका उत्तर है केशवानंद भारती, जो कि 1973 में हुआ। ये आपका सही जवाब हो गया। मिनर्वा मिल्स 1980 का केस है। वो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में संतुलन बनाने की बात करता है। ये सारे केस बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको सारे पता होने चाहिए। गोलकनाथ केस 1967 का है, जिसमें क्या बोला गया था कि सरकार जो है वो मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी मौलिक अधिकारों में कोई छेड़छाड़ सरकार नहीं कर सकती। ये 1967 का है गोलकनाथ केस। बेरुबाड़ी 1960 का है, जिसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है। केशवानंद भारती केस बहुत महत्वपूर्ण, इसमें बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, यानी मौलिक अधिकार आपके स्थायी नहीं है, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन एक शर्त रख दी। क्या रख दी, संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चारों केस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबका आपको याद होना चाहिए किस वर्ष का कौन सा केस है और किस में क्या बात करी गई, निश्चित तौर पे आपको सारा पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 में भारत में राज्यों का संघ कहने का क्या अर्थ है। राज्यों का संघ कहने का भारत का ये अर्थ है कि ये जो पूरा देश है ये वैसे तो कई राज्यों से बना हुआ है मिलकर, लेकिन इस संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, संघ को नष्ट नहीं कर सकते। यानी राज्यों के पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दें, अपना एक अलग देश बना दें। तो हम देखेंगे एकात्मक राज्य बिल्कुल ऐसी बात नहीं करता है। राज्यों की पूर्ण स्वतंत्रता, अभी मैंने बताया, संघ नष्ट नहीं कर सकते, राज्य आज़ाद नहीं हो सकते। महासंघीय ढांचा भी नहीं है। केंद्र की सर्वोच्चता और अविभाज्यता जिसकी मैं बात कर रहा था, यही इसका सही उत्तर हो गया। महासंघीय ढांचा मतलब सारे राज्य अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली हैं और आपस में उन्होंने समझौता करके राष्ट्र का निर्माण किया है। ये उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है आपको, अमेरिका में। वहाँ राज्यों ने आपस में समझौता करके देश बनाया है, लेकिन वहाँ पे मतलब देश राज्यों से है, लेकिन अपने यहाँ पे राज्य देश से हैं। भारत जो केंद्र है उसकी सर्वोच्चता है, अविभाज्यता है, उसको हम लोग विभाजित नहीं करेंगे। प्रथम कैबिनेट में उद्योग मंत्री कौन थे। उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बहुत महत्वपूर्ण है, और जनसंघ जो था उसके संस्थापकों में से एक थे ये। तो प्रथम कैबिनेट में उद्योग मंत्री थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। मौलाना आज़ाद जी शिक्षा मंत्री थे, सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे। इसके साथ साथ ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास में था, सूचना एवं प्रसारण के मंत्री थे। फिर बलदेव सिंह जी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, इसलिए सही जवाब हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। भारतीय संविधान की एक विशेषता है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। प्रशासनिक समीक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा नहीं है। विधायी समीक्षा ये भी नहीं है। न्यायिक समीक्षा नहीं, ये भी नहीं है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि कोई भी कानून अगर संसद ने बनाया है तो उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा उसकी कौन करेगा, न्यायालय करेंगे। कौन कौन से न्यायालय समीक्षा कर सकते हैं कानून की, उच्च न्यायालय कर सकता है, हाई कोर्ट, और इसके साथ साथ कौन कर सकता है,
सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को कानून की समीक्षा करने का भारत में अधिकार है। यही भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, अनुच्छेद 13, इसको आप याद कर लें, बिल्कुल आप इसको भूलेंगे नहीं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तावना में समानता में क्या शामिल है बताएं। केवल अवसर, क्या केवल अवसर मिले उससे सब कुछ हो जाएगा? नहीं। पद की समानता और अवसर की समानता, इसको आप ध्यान रखेंगे, यही इसका सही विकल्प है। पद की समानता और अवसर की समानता। केवल अवसर की बात नहीं करेंगे, केवल पद की बात नहीं करेंगे, केवल आर्थिक समानता की बात नहीं करेंगे, पद की समानता और अवसर की समानता भारत के संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। भारत के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है, ये कहाँ से प्रश्न बना है? ये बना है अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में बताया गया है किसके बारे में? भारत का संघ और उसका क्षेत्र, और उसका क्षेत्र। तो ये हाँ जो भारत का क्षेत्र है इसकी बात कर रहे हैं। तो भारत के क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है? भारत के जो राज्य हैं वो आ जाते हैं, संघ शासित प्रदेश जो हैं जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, संघ शासित जो क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं। और इसके साथ साथ कल को भारत अगर कहीं पे अर्जित कर ले किसी जगह को, यानी किसी जगह पे भारत ने आक्रमण करके उसको भारत में मिला लिया, तो ऐसे क्षेत्र भी भारत के क्षेत्र में माने जाएंगे। पड़ोसी देशों के क्षेत्र नहीं माने जाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो भारत के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? पड़ोसी देश के क्षेत्र नहीं शामिल है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो गया। बाकी ये सारे भारत के क्षेत्र पे शामिल माने जाएंगे। भारतीय संविधान की विशेषता है कि यह किससे प्रभावित है बताएं। क्या केवल ब्रिटिश संविधान से? नहीं, विभिन्न देशों के संविधान से। यही आपका सही उत्तर हो गया। केवल अमेरिका भी नहीं, कोई प्रभाव नहीं, तो बिल्कुल गलत है। तो भारत का संविधान कई देशों के संविधान से प्रभावित होकर बना है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है बताएंगे अब। क्या कानूनों को सूचीबद्ध करना? नहीं। संशोधन को वर्णित करना? नहीं। मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करना? नहीं। संविधान के स्रोत, प्रकृति और उद्देश्यों को परिभाषित करना, यही भारत की प्रस्तावना का संविधान का उद्देश्य है। आप पढ़ेंगे तो स्रोत कौन है? कहता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी शक्तियों के स्रोत कौन है? हम ही लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। प्रकृति क्या क्या बताता है कि भारत का राज्य कैसा होगा? कई शब्दों का प्रयोग किया गया है कि संप्रभु देश होगा, ठीक है ना, समाजवादी होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। तो प्रस्तावना से ये सब भी पता चलता है। और उद्देश्य क्या क्या बताता है कि समानता लेकर आएंगे, ठीक है ना, और हम क्या देंगे? स्वतंत्रता देंगे सबको, और हम बंधुत्व की बात करेंगे। और अंतिम चीज़ जो एक और इसमें महत्वपूर्ण दी गई है, प्रश्न में नहीं है, वो क्या है? तारीख भी वो बताता है कि इस तारीख को संविधान भारत के लोगों ने अपनाया। कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 में संसद को राज्यों के संबंध में क्या अधिकार है? उन्होंने बताया है कोई ये राज्य है, संसद चाहे तो इसे 2 राज्य बना सकती है, इसका एरिया बदल सकती है, एरिया समान रखते हुए इसकी बाउंड्रीज बदल सकती है, इसका नाम बदल सकती है, तो क्षेत्र, सीमाएं व नाम, तीनों चीज़ें बदल सकती है। इसलिए ये इसका सही उत्तर हो गया। मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? ये हम पढ़ चुके हैं, भाग 3 में। 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व हैं। ये सब सारे भाग, अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आधा काम आपका हो जाएगा अगर आप ये सब याद कर लेंगे। इसमें क्या है? कर्तव्यों की हम बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की, और इसमें हम केंद्र की बात करते हैं। 44वां संशोधन कौन सा मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, इसको हमने 44वें संशोधन से 1978 में समाप्त कर दिया। धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता अभी भी हम लोगों को मिली हुई है। देखें तो अनुच्छेद 14 में समानता है, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, बोलने की स्वतंत्रता 19 में बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है? अभी हमने देखा ऊपर, भाग 4 में रखा गया है। इसमें देखेंगे कर्तव्यों की बात होती है, पुनः देखेंगे, और इसमें मौलिक अधिकारों की बात होती है 3 में। फिर उसके बाद आइए आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से मुख्य रूप से लिए गए हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन।
आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व जो है, निर्देशक होना चाहिए, ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। याद करने की चीज़ है एकदम, और महत्वपूर्ण भी है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? आप ध्यान रखें कि शुरू से जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। स्वर्ण सिंह कमेटी थी स्वर्ण सिंह समिति कह सकते हैं, उसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। क्यों? क्योंकि 10 तो जोड़े गए थे 42वें संशोधन से 1976 में। उसके बाद 86वां संशोधन हुआ 2002 में, उससे एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या? कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा बच्चों का तो मौलिक अधिकार है ही, बाकी नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो शिक्षा दिलवाएं। तो मौके पे अभी मौलिक कर्तव्य कितने हो गए आपके? 11 हो गए। भारत के राष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत आसान सवाल है, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया भी वहीं से ली गई है। राष्ट्रपति को हटाने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी वहीं से ली गई है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं, आपको याद रहनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस निकाय द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा। गलत बात है, स्टेट के भी लोग रहते हैं, राज्य के भी। ये सही जवाब हो गया निर्वाचक मंडल, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा केवल निर्वाचित शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी जो मनोनीत सदस्य होंगे राज्य के वो नहीं भाग लेंगे उसमें, केवल लोकसभा। गलत बात है, प्रधानमंत्री नहीं नामांकन करते हैं। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक बात है। पहली चीज़ ये कि ये लिया कहाँ से गया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से संविधान में ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से। फिर किस आधार पे आप राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाएंगे कि हमको हटाना है राष्ट्रपति को? संविधान में कुछ नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है, संविधान का उल्लंघन करने पर। अब ये सरकार के ऊपर है, संसद के ऊपर है कि संविधान के उल्लंघन को वो लोग कैसे परिभाषित करते हैं, क्या कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन कर दिया गया है, आपराधिक, ये सब नहीं होगा। सही उत्तर होगा संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति महोदय ने कर दिया है तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस मामले में व्यापक व्याख्या की गई? अभी हम देखेंगे। केशवानंद भारती का जो मामला है अनुच्छेद 21 से संबंधित नहीं है, मैं बात कर चुका हूँ पहले ही। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, न्यायिक और आपका मौलिक जो मूलभूत ढांचा है संविधान का उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। मूलभूत ढांचे की ये बात करता है मूलतः। मेनका गांधी जो मामला है यही आपका सही जवाब है 1978 का। इसमें बोला गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का काफ़ी व्यापक व्याख्या की गई कि ऐसे भी कोई कानून बना के आप व्यक्ति का जीवन नहीं हर सकते, उसको वाजिब कानून होना चाहिए। खुलनाक मामला फिर से हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं। क्या है? मौलिक अधिकार में सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। यही गोलकनाथ केस बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फिर बड़ी मामला 1960 प्रस्तावना से संबंधित है, जिसमें बोला गया कि सब प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है कि नहीं है? संविधान का अंग नहीं है, ये इसमें बोला गया। बहुत महत्वपूर्ण सारे केस हैं, अति महत्वपूर्ण, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा कितना परिवर्तनीय माना जाता है? अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं हो रहा है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, गैर परिवर्तनीय माना जाएगा। आपके नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में दिए हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा स्वयं संविधान में ही लिख दिया गया है। अनुच्छेद 37 अगर आप पढ़ेंगे अभी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। नियुक्ति की बात कर रही है, प्रश्न नियुक्ति की बात कर रहा है, ये होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय तो किसी की नियुक्ति वैसे भी नहीं करता, ठीक है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष क्या नियुक्त करते हैं? नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं। मुख्य न्यायाधीश कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता स्वयं कोई अपनी नियुक्ति कैसे कर लेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और किसको नियुक्त करेंगे? जो उनकी नज़र में बहुमत के दल का नेता होगा उसको वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति भारत का पदेन अध्यक्ष होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उपराष्ट्रपति, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति नहीं होता है, वो तो स्पीकर होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष, यही है आपका सही जवाब। राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? हमेशा उपराष्ट्रपति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों सदनों का नहीं, किसी का नहीं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का क्या कहा था? हृदय और आत्मा कहा था। पूछ लिया जाता है कई बार। अनुच्छेद 32 जिसमें क्या है? तमाम प्रकार के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जा सकती हैं। आपको मौलिक अधिकार दे दिए गए, लेकिन उनका अगर पालन नहीं हो रहा तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और यही शक्तियाँ अनुच्छेद 32 में दी गई हैं, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लें। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है इसका अमेरिकन संविधान। ठीक है, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक था माफ़ करिएगा, समानता पूछ रहा है, संरक्षण नहीं पूछ रहा है। कानून के समक्ष समानता सही उत्तर होगा ब्रिटिश संविधान। दो चीज़ें हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण। समानता की जो बात है तो ये ब्रिटेन से लिया गया है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, और समान संरक्षण की बात अमेरिका से ली गई है। यानी कोई गरीब व्यक्ति है तो सरकार उसकी पूरी मदद करेगी, समान संरक्षण कानून का उसको मिलेगा। तो समानता जो है कानून के समक्ष, उसका सही उत्तर क्या हो गया? ब्रिटिश संविधान से कानून के समक्ष समानता की बात करी गई है। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ क्या जोड़ा गया? बताएं। इसको आप 3 स्टार मार्क कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां संशोधन जो कि कब हुआ? 1976 में हुआ। 3 शब्द इसमें जोड़े गए प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? यहाँ पे 2 ही शब्द उसमें दिए हैं, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। सही उत्तर ये हो गया। संपत्ति का अधिकार जोड़ा ही नहीं गया, वो तो इनफैक्ट 44वां संशोधन था जो 1978 का, उससे उसे हटा दिया गया था, हटाया गया। अलगाववाद विरोधी प्रावधान कुछ नहीं। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 46वें से जोड़ा गया 2002 में। सही उत्तर हो गया समाजवादी और पंथनिरपेक्ष प्रस्तावना में। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा क्या जोड़ा गया था? अखंडता। ये तीनों शब्द आप याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष किसका होता है? राज्यसभा सदस्य का। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 लोग उसमें से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और ये रोटेशन पे चलता रहता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके लिए होती है? लोकसभा के प्रति। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भारत की जो संसदीय सरकार है, ये उसकी प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है संसदीय सरकार की कि भारत का जो मंत्रिपरिषद होगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा। सामूहिक का मतलब क्या होता है? हम ये मानते हैं कि कैबिनेट ने जो भी फैसला लिया है सबने मिलकर लिया है, तो कैबिनेट सामूहिक रूप से काम करती है। किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, मतलब वो पूरी सरकार के खिलाफ आ गया, सरकार गिर जाएगी। फिर भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? एकदम रटने वाला सवाल, 26 नवंबर 1949, सबने पढ़ रखा है। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही उत्तर है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन? बिल्कुल नहीं था।
प्रांतीय स्वायत्तता तो 1935 में दी गई है, तो ये उत्तर में नहीं हो सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करना, यही इसका सही उत्तर है। उस समय लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो गलत कामों में लिप्त हैं, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां थी उनको नियंत्रित करने के लिए लाया गया। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किससे करी गई? 1919 से करी गई। हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया? हम पढ़ चुके हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसमें कंपनी के वाणिज्यिक फंक्शन जो थे, वाणिज्यिक काम थे, व्यापार वाले, उनको अलग करा गया, प्रशासनिक काम अलग करा गया। और जो दुकान खोल के बैठा है वही न्याय करेगा, वही चोर पकड़ेगा तो नहीं हो पाएगा ना, तो अलग कर दिया गया, वाणिज्यिक को अलग, प्रशासनिक को अलग। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसके लिए है। प्रशासनिक फंक्शन देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वाणिज्यिक कौन देखता था बताएं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो अलग अलग फंक्शन कर दिए गए। प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। फिर भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी कब से स्टार्ट हुई है? 1861 से। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, वो तो कई बार लगाया गया है, कोई एक एक्ट पे नहीं कह सकते उसको। और गवर्नर जनरल की शक्तियों में कमी, ये कभी नहीं हुआ भारत में, हमेशा बढ़ी ही आमतौर पे वो। चार्टर एक्ट 1813 में भारत ने क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बिल्कुल गलत बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, तो ये कह सकते हैं ये सही है, लेकिन इसमें क्या था? दो अपवाद थे, एक चाय, दूसरा चीन। तो चाय में एकाधिकार और चीन पे एकाधिकार नहीं समाप्त हुआ, बाकी सारी चीज़ों पे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था। प्रांतीय विधानसभाओं का गठन इससे नहीं हुआ है, 1861 में शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई, वो हमेशा ही रहती थी, इसमें कुछ नया नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या मुख्य प्रावधान किया? 1858 का एक्ट कब हुआ? 1857 में विद्रोह हो गया, उसके बाद ये एक्ट लाया गया। तो इसमें प्रेस सेंसरशिप की समाप्ति नहीं हुई। 1835 में हुई थी, चार्ल्स मेटकैफे ने, पढ़ते हैं हम लोग चार्ल्स मेटकैफ, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेस स्वतंत्रता का जनक कहते हैं। तमाम चीज़ें प्रयोग करते हैं। प्रश्न पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या मुख्य प्रावधान किया? तो भारत के ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, डायरेक्ट ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा। क्राउन के, क्राउन मतलब क्या? वहाँ के जो राजा रानी थे वो। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 में है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। संविधान सभा का चुनाव तो 1946 में हुआ था। तो 1858 से क्या हुआ? भारत को ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। पहला क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के कर दिया गया क्या? वायसराय, वायसराय बोलना शुरू कर दिया गया। दूसरी चीज़ क्या हुई? भारत सचिव नाम का एक नया पद बना दिया गया। भारत सचिव वायसराय से भी बड़ा अधिकारी होता था, और ये लेकिन कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में। भारत सचिव इंग्लैंड में बैठता था और वायसराय भारत की सारी रिपोर्ट इसको भेजते थे, और ये राजा और रानी को बताते थे कि भारत में क्या चल रहा है। तो 1858 में वायसराय नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, और भारत का सचिव नाम का पद क्रिएट हो गया। पहले वायसराय कौन थे ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मार्ले मिंटो सुधार देख लें। मार्ले मिंटो, मार्ले कौन थे? भारत सचिव, वरिष्ठ आदमी हैं तो पहले नाम उनका लिखा जाएगा, और मिंटो कौन थे? वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आए, तो उसमें क्या प्रमुख सुधार किया गया? सुधार की बात कर रहे हैं। सुधार ये किया गया कि विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। कितनी हुआ करती थी? 16, और कर दी गई 60। अब एक चीज़ और हुई थी कि इसमें क्या हुआ बताएं? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ले आए गए, लेकिन इसको हम सुधार तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना? सुधार तो माना नहीं जाएगा, विकल्प में दिया भी नहीं है। कुल मिला के इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सुधार क्या हुआ कि 16 लोग हुआ करते थे विधान परिषदों में, उनकी संख्या 60 कर दी गई भारतीय सदस्यों की। पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की? बिल्कुल नहीं की, 1947 में मिली। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में मिली। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या प्रणाली स्थापित की? बार बार से प्रश्न आ रहा था घूम घूम के। द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डायरकी जिसे कहते हैं। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1919, उससे आया। डायरकी में क्या होता था
कुछ विषय केंद्र को दे दिए गए, जैसे कि रेल, बैंक, डाकखाना इत्यादि। इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, जो कि किसके अंदर चलती थी? वायसराय महोदय के अंडर में चलती थी। और कुछ विषय जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब किसे दे दिए गए? राज्य को। फिर उसके बाद इसमें भी जो शक्तिशाली थे जैसे पुलिस, वो किसको दे दिए गए? राज्य का जो गवर्नर हुआ करता था। और जो अन्य गौड़ मुद्दे थे जिसमें ज़्यादा शक्ति नहीं थी, वो किसको दे दिए गए? राज्य की असेंबली को। ये जो व्यवस्था थी यही द्वैध शासन था, इसे डायरकी कहते हैं। ये 1919 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919, उससे आया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान किया? संविधान सभा का गठन किया। बिल्कुल गलत बात है। प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय संरचना, बिल्कुल सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। प्रांतीय स्वायत्तता, अगर हम द्वैध शासन में देखें तो प्रांत को जो मुद्दे दिए गए उसमें क्या राज्य की असेंबली के पास सारी शक्तियाँ थी? नहीं थी। गवर्नर साहब को भी तो तमाम चीज़ें दे दी गई थी ना, पुलिस इत्यादि। अब इसमें 1935 में ये किया गया कि गवर्नर साहब से सारी चीज़ें ले ली गई, सारी शक्तियां राज्य की असेंबली को दे दी गई, उसमें जो सरकार बने उसको दे दी गई। इसी को हमने कहा प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई, बहुत ही महत्वपूर्ण। संघीय संरचना क्या बोला गया कि भाई जो ब्रिटिश राज्य हैं और जो रजवाड़े हैं, राजा लोगों के जो इलाके थे, हम लोग मिलके एक संघ बनाएंगे, इसकी व्यवस्था करी गई। हालांकि रजवाड़ों ने मना कर दिया, इसलिए ये संघ कभी बन नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया और यह कब लागू हुआ? तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। हम सब लोग इससे परिचित हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया। लेकिन ये लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही सरल सवाल, याद करने वाला। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार किया गया? बताइए। बहुत सही, बहुत आसान, कैबिनेट मिशन योजना 1946। इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, क्योंकि 1946 में ये बन के तैयार हो गई थी। माउंटबेटन योजना किस लिए थी? भारत को आज़ादी देने के लिए थी। साइमन कमीशन जो 1919 का आया था, भारत सरकार अधिनियम, उसकी समीक्षा करने के लिए था। क्रिप्स मिशन भेजा गया था सुधारों के लिए, अंग्रेजों ने भेजा, लेकिन भारतीयों ने कहा कि हमें केवल पूर्ण आज़ादी चाहिए। बाद में कैबिनेट मिशन आया और फिर उसी के अधीन, उसी की शर्तों से भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? याद कर लें, महत्वपूर्ण है, मैंने पढ़ाया भी है। 389 सदस्य थे जब भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 292 से कन्फ्यूज मत होइएगा। ये 296 जो थे ब्रिटिश भारत की सीटें थी, 292 इसमें राज्यों से थी। 4 चीफ कमिश्नर के जो प्रविंस थे उससे हुआ करती थी, तो 296 ये थे। और उसके बाद 93 सीटें आपकी थी रजवाड़ों की। तो ये आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 9 18 ये कुल संख्या हुआ करती थी। ब्रिटिश के पास थी 296 और 93 सीटें थी रजवाड़ों के पास। टोटल 389 सीटें थी संविधान सभा में। डॉक्टर BR अम्बेडकर की समिति के अध्यक्ष थे। बहुत आसान, बहुत सरल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चार्टर एक्ट 1833 ने क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त किया। बिल्कुल सही बात है, 1813 में समाप्त किया गया था, लेकिन चाय और चीन पे रह गया था। पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया 1833 में। दूसरा विकल्प देखते हैं। गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बिल्कुल सही जवाब है, दोनों उत्तर सही हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इससे नहीं करी गई है। ए और बी फिर इसके दोनों सही जवाब हो गए। चार्टर एक्ट 1853 का मुख्य प्रावधान क्या था? मैं पढ़ाया है आपको कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इससे ओपन कंपटीशन से होने लगी, यानी प्रतियोगी परीक्षा होने लगी भारतीय सिविल सेवा के लिए। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। फिर महिलाओं को मताधिकार, ये आप एक बार देख लीजिएगा,
शायद 90% है कि 1919 से आया है। द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना 1919 से आई, हम पढ़ ही चुके हैं। ब्रिटिश काउंट का प्रत्यक्ष शासन कब आया है? 1858 वाले से आ गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्या प्रमुख सुधार किए? विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को नामित करने की अनुमति दे दी, यही इसका सही जवाब। कौन कौन? 3 लोग शुरू में आए थे, शायद इसमें बनारस के महाराजा भी थे, बनारस के महाराजा, और 2 लोग और थे, उनका नाम देख लीजिएगा। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यही है कि 1861 में भारतीयों की एंट्री अंग्रेजी शासन में हो गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता 1935, संघ की स्थापना भी 1935। वीटो की शक्ति उनकी कहाँ खत्म हुई कभी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करी गई, यानी चुनाव होना था लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था कि भारत के लोग और अधिकार न मानना शुरू कर दें, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव की जो व्यवस्था थी वो 1892 में करी गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा कभी उन्होंने की ही नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता किसी एक्ट से आई नहीं। सैन्य सुधार बहुत धीमे धीमे हुए, किसी एक्ट से नहीं हुए। भारतीय संविधान में उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना को कब जोड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रियम्बल कहने के लिए तो संविधान के सबसे आरंभ में है प्रस्तावना, लेकिन उसको जोड़ा गया कब? सबसे अंत में जोड़ा गया, यानी जिस दिन संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949, जी हाँ, उसी दिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को जोड़ा गया है। जिस दिन अपनाया गया उसी दिन प्रस्तावना को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने कुल कितनी बैठकें की? तथ्यात्मक प्रश्न है, याद कर लीजिए। 11 बैठकें या 11 सत्र बुलाए गए। 11 सत्रों में संविधान सभा की बैठक हुई, तब जाके आपका संविधान तैयार हुआ। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, तब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ। कैबिनेट मिशन योजना 1940 में कितने सदस्यों वाली अंतरिम सरकार का प्रस्ताव था? 12 सदस्य। यानी कैबिनेट मिशन ने बोला कि भारत में आज़ादी तो मिल जाएगी, उसके पहले आप लोग अपनी एक खुद की सरकार बना लें। और उसमें कितने मंत्री होने थे? 12 मंत्री होने थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने बंगाल के गवर्नर को क्या पदनाम दे दिया? ऑफ इंडिया तो हो ही नहीं सकता जब बंगाल का है अकेले, तो वायसराय तो बहुत बाद में आया, 1858 में आया है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी 1833 में आया है, प्रेसिडेंट कहते नहीं थे। सही उत्तर क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आगे बढ़ते हैं। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में किसके बीच अंतर किया? अभी हमने देखा था वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों के बीच में अंतर हो गया, यही इसका सही उत्तर है। चार्टर एक्ट 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों को क्या अनुमति दी कि आओ और प्रचार करो? हम लोग ये पढ़ चुके हैं। भारत में प्रवेश और प्रचार की अनुमति 1813 से दी गई। किसको? ईसाई मिशनरियों को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने किस पद की शुरुआत की? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, भारत सचिव की शुरुआत की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया? 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट से। गवर्नर जनरल शब्द प्रयोग हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना? 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल रहे। वायसराय 1858 में प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। अलग निर्वाचन क्षेत्र, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, किसके लिए शुरू किया गया? सबसे पहले मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात करी गई कि भाई हिंदू जो हैं वो अपने अलग नेता चुनेंगे, मुस्लिम जो हैं वो अपने अलग नेता चुनेंगे। इससे देश में, भारत के समाज में एक फूट पड़ी। इसी फूट की वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसी सोच के बढ़ने से, पुष्पवित पल्लवित होने से आगे चलकर पाकिस्तान की स्थापना हो गई। तो इसीलिए मिंटो महाराज को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। सांप्रदायिकता जो भारत में फैली है या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहते हैं, पितामह कहते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है वो इस आदमी ने काफ़ी बढ़ा दिया देश में। आगे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आए। द्वैध शासन उसमें लागू किया गया, हम पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं किस स्तर पर लागू किया गया? प्रांतों में लागू किया गया। प्रांत को पूरी शक्ति नहीं दी गई, द्वैध शासन दिया गया। आधा काम गवर्नर साहब देखेंगे, आधा काम मुख्यमंत्री महोदय देखेंगे। आगे चल के
सारी शक्तियां मुख्यमंत्री महोदय को दे दी गई 1935 में, और जब सारी शक्तियां को दे दी गई तो प्रांतीय स्वायत्तता आ गई भारत में, ठीक है ना। स्थानीय निकायों में नहीं, केंद्र में कब दिया गया? 1935 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय संविधान को, उसको हम क्यों आधार मानते हैं? संविधान में वैसे तो बहुत देशों से लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहीं से अगर मटेरियल लिया गया है, कॉपी किया गया है, तो कहाँ से किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इसने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय विशेषताओं को प्रस्तुत किया, जिन्हें संविधान में अपनाया गया। बिल्कुल सही बात, हमारे संविधान ने प्रांतीय स्वायत्तता को, संघीय विशेषताओं को अपना लिया गया है। हमारे जो आज के राज्य हैं उनमें प्रांतीय स्वायत्तता है। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री को ये नहीं बताते हैं कि आप कौन सा कानून बनाएं, क्या करें, वो पूरी तरीके से स्वायत्त हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जीवी मावलंकर का। क्या संविधान सभा ही जो थी वही संविधान भी बनाती थी देश के लिए, और वही संसद का भी काम करती थी अंतरिम सरकार के लिए। जब वो संसद का काम करती थी अंतरिम सरकार के लिए, तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर जी, इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। संविधान सभा के तौर पे लोग बैठते थे तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब संसद के तौर पे बैठते थे तो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान विश्व के किस संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? वैसे तो कई सारों से प्रभावित है, लेकिन अगर आप नाम ही लेना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्न हम बाद में करेंगे। आशा है आप लोगों को पहले से ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर पता रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।